हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल तैयारी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर के आए हैं। इसके पहले की 12 सेट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ये दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट है ये थ्योरी एंड साइंस से संबंधित है। आउट ऑफ 15 क्वेश्चन कितने आपके करेक्ट हो रहे हैं ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिबल है, अर्थात जो स्ट्रेस होता है वो क्या है? बाहरी बल है, आंतरिक प्रतिरोधक बल है, अक्षीय बल है या रेडियल बल है? तो जो इसका राइट आंसर होगा माय डियर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिबल जो होता है वो आंतरिक प्रतिरोधक बल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रतिबल का मात्रक क्या होता है? प्रतिबल यानी स्ट्रेस का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर आप पास्कल भी बोल सकते हैं। ये स्ट्रेस यानी प्रतिबल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब तन्यता प्रतिबल यानी टेंसाइल स्ट्रेस अक्षीय रूप से एक गोलाकार छड़ पर लगाया जाता है तो क्या होता है? व्यास घटता है, लंबाई बढ़ जाती है, मात्रा कम हो जाती है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली वन, ओनली सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या कह रहा है? टेंसाइल स्ट्रेस यानी तन्यता प्रतिबल की बात कह रहा है जब किसी एक गोलाकार छड़ पे लगाया जाता है। तो जब किसी, मान लीजिए कोई गोलाकार छड़ है, इस पर अगर आप कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। जब इसकी लंबाई में वृद्धि होगी तो इसका डायमीटर जो होगा यानी व्यास ये कुछ घट जाएगा। तो आप जो ये फर्स्ट पॉइंट है और जो सेकंड है ये दोनों करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जो ऑप्शन सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना कि टेंसाइल स्ट्रेस जब तन्यता प्रतिबल जो होता है अच्छे रूप से किसी गोलाकार छड़ पर लगाया जाएगा तो उस छड़ का व्यास घटेगा और लंबाई बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्य का जूल, एक जूल जो है वो कितने अर्ग के बराबर है? 10 की पावर 9, 10 की पावर 5, 10 की पावर 7 या 10 की पावर 10? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अब अर्ग क्या होता है और जूल क्या होता है? ये दोनों कार्य की इकाई होती है, लेकिन जो जूल होता है ये कार्य की एसआई यूनिट होती है और जो अर्ग होता है ये सीजीएस में कार्य की इकाई होती है, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे फोर्स होता है बल, तो बल की सीजीएस में इकाई क्या होती है? डाइन होती है, डायन होती है। और ऐसे फोर्स यानी बल का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? पावर, फोर्स, मोमेंटम या एनर्जी? कार्य यानी W होता है, दर अर्थात समय से उसमें भाग दिया गया है। तो जो W/T होता है ये क्या होता है? पावर यानी शक्ति के इक्वल होता है। P बराबर W/T, यानी कार्य करने की दर को हम शक्ति अर्थात पावर कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी यानी ऊर्जा कहा जाता है। संवेग क्या होता है? संवेग P बराबर mv होता है। संवेग P बराबर क्या होता है? mv, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। किसी वस्तु का वेग और उसको द्रव्यमान से अगर गुणा करा दिया जाएगा तो उस वस्तु का संवेग आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो संवेग एक सदिश राशि होती है, P बराबर m गुणे v। अगर बात करें इसके मात्रक की संवेग का, तो संवेग का मात्रक हो जाएगा एम्पियर्स में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस में क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। संवेग P बराबर m गुणे v, यानी द्रव्यमान गुणे वेग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन मीटर के बराबर है? जूल, हॉर्स पावर, वाट या
पास्कल। दोस्तों एक फार्मूला होता है, किया गया कार्य W बराबर बल गुणे विस्थापन यानी F इंटू एस। तो इस फार्मूले से आप निकाल लीजिए W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस यानी बल गुणे विस्थापन। तो जो फोर्स होता है यानी बल, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट, ये मीटर होता है। तो ये न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। यानी ये कार्य का फार्मूला दिया गया है W बराबर एफ एस मतलब न्यूटन इंटू मीटर। पूछा जो न्यूटन मीटर है ये किसके बराबर है, तो ये जूल के बराबर है, क्योंकि ये कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो ये हो जाएगा जूल के बराबर। तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूटन मीटर जो है ये जूल के इक्वल है। इसमें दिया गया है हॉर्स पावर, वाट और पास्कल। हॉर्स पावर क्या होता है कि किसी मशीन के द्वारा स्थानांतरित की गई शक्ति को हॉर्स पावर या अश्व शक्ति कहते हैं। अगर बात करें कि हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है, अगर मीट्रिक की बात करें कि 1 मीट्रिक हॉर्स पावर तो वो हो जाएगा 735.5 वाट के। और अगर बात करें ब्रिटिश हॉर्स पावर, एक ब्रिटिश हॉर्स पावर जो होता है वो 745.6 यानी लगभग 746 वाट के इंक्लूड किया जाता है। तो ये हो जाएगा 735.5 मीट्रिक हॉर्स पावर, और ये हो जाएगा आपका ब्रिटिश हॉर्स पावर। एक मीट्रिक हॉर्स पावर 735.5 वाट के, और एक ब्रिटिश हॉर्स पावर 745.6 या अप्रॉक्स 746 वाट के होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है वो क्या कहलाता है, फोटोवोल्टिक, फोटो इंडक्टिव, फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो कंडक्टिव। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फोटो कंडक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चेतावनी चिन्ह व उनकी पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। यानी जो वार्निंग सिंबल होते हैं, वार्निंग साइन, और वह उनकी जो बैकग्राउंड होता है उनका वो किस कलर का होता है, पीला, काला, हरा, काला, काला व पीला या हरा। तो दोस्तों जो वार्निंग साइन होते हैं वो ट्रायंगल शेप में यानी त्रिभुजाकार आकृति में बने होते हैं। इनकी चेतावनी चिन्ह का जो बॉर्डर होता है, और जो चिन्ह और बॉर्डर ये दोनों ब्लैक कलर का होता है, और पृष्ठभूमि येलो यानी पीले रंग का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चिन्ह जो होता है वो काले रंग का होता है, और जो पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड होता है वो पीले रंग का होता है। नीचे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं चेतावनी साइन है। इनका जो बॉर्डर है ये ब्लैक कलर का है, और जो साइन है वो भी ब्लैक कलर का ही है, और जो बैकग्राउंड है पृष्ठभूमि यानी वो सब में येलो कलर की दी गई है। ये है डेंजरस केमिकल रेडिएशन रिस्क, माइंड योर हेड, वेयर आई प्रोटेक्शन, यानी कहाँ पे चश्मा पहनना है आपको, कहाँ पे ये केमिकल्स के जो खतरे होते हैं वहाँ पे। इसे नीचे दिया गया है, ये डेंजर इलेक्ट्रिक शॉक है ये वाला, LPG हाईली फ्लेमेबल, ये दोस्तों दिए गए हैं, ये आपके वार्निंग साइन होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्वलनशील द्रव्य तथा गलनशील ठोस पदार्थ से लगी आग किस क्लास में आती है, C, A, D या B। तो ज्वलनशील द्रव्य जो होते हैं इनसे जो आग लगती है वो क्लास B के अंतर्गत आती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन B हो जाएगा। और क्लास B की जो आग होती है इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाला अनुपलब्ध है, यानी CO2 एक्सटिंग्विशर है जो आपके पास नहीं है, तो विद्युत से आग लगने के लिए या विद्युत से आग से लड़ने के लिए आप किस प्रकार की आग बुझाने का
काम करते हैं। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास CO2 एक्सटिंग्यूशर नहीं है और किसी बिजली से या विद्युत से आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए आप कौन सा एक्सटिंग्यूशर या क्या करेंगे। ऑप्शन दिया गया है पानी, गीला रसायन, झाग यानी फोम एक्सटिंग्यूशर की बात कर रहा है, और सूखा पाउडर यानी ड्राई केमिकल। तो CO2 आपके पास है नहीं, क्वेश्चन में पहले आपको बता दिया गया है। तो यह चीज़ ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक से जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए कभी भी पानी, गीला रसायन और झाग इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर आपके पास CO2 एक्सटिंग्यूशर नहीं है तो आप ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो इसके अलावा एक CTC आता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्यूशर। CTC का दूसरा नाम भी होता है हेलोन एक्सटिंग्यूशर। आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक क्रीम रंग का बैंड आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर स्थित है तो यह दर्शाता है कि आग बुझाने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। पानी, सूखा पाउडर, झाग या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, झाग। यानी कि फोम एक्सटिंग्यूशर जो होता है उसके ऊपर क्रीम रंग का बैंड लगा होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग नीले रासायनिक आग बुझाने वाले यंत्र के ऊपर एक बैंड में पाया जाता है। पीला मलाई अर्थात इसमें क्रीम होगा, क्रीम कलर का, नीला या लाल। अब दोस्तों जो गीला रासायनिक आग बुझाने वाला यंत्र होता है वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्यूशर, उसका जो बैंड होता है उस पर येलो कलर का बैंड होता है। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक का उपयोग कर रहे हैं तो क्या होता है। यह बेहद गर्म हो जाता है, यह गर्म हो जाता है, यह थोड़ा ठंडा हो जाता है या यह बेहद ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह बेहद ठंडा हो जाता है। इसका जो नोक होता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों CO2 एक्सटिंग्यूशर की बात कहा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो CO2 एक्सटिंग्यूशर का आप इस्तेमाल करेंगे उस कंडीशन की बात है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, निम्न अलौह धातुओं में से धातु जो चुंबकीय है वह कौन सा है। यानी जो अलौह धातु नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी धातु जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण रखता है। ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम या निकिल। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा माय डियर, टाइटेनियम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, टाइटेनियम। दोस्तों इसका थोड़ा एक्सप्लेन देख ले रहे हैं। बाहरी रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में टाइटेनियम कमज़ोर रूप से चुंबकीय है, किससे, अन्य फेरोमैग्नेटिक सामग्रियों की तुलना में। यानी जो फेरोमैग्नेटिक मेटल होते हैं उनकी तुलना में जो टाइटेनियम होता है ये कुछ कमज़ोर रूप से चुंबकीय होता है। यानी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अन्य फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से थोड़ा कम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु में इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी प्रत्यास्थ विरूपण होता है उसे क्या कहते हैं। प्लास्टिसिटी, स्टिफनेस, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी या टफनेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी प्रत्यास्थ विरूपण क्या होता है, जैसे आप किसी मेटल पे या किसी कोई सामग्री है उस पर अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जब उसमें फोर्स अप्लाई करने पे उस पर कुछ शेप में कुछ परिवर्तन आ जाता है और फोर्स को हटाते ही वो मेटल या वो वस्तु अपनी मूल अवस्था में पुनः आ जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ कहा जाता है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात
लचीलापन जो होता है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन के कारण ही होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्टील की बनावट किस प्रकार की होती है? ग्रेनुलर, फाइबर, क्रिस्टलाइन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टील की जो बनावट होती है वो ग्रेनुलर होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात किसकी कहा है? स्टील की। अगर बात करें कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है यानी आंतरिक बनावट वो होती है क्रिस्टलाइन। और अगर बात करें राट आयरन की यानी पिटवा लोहा की, तो उसकी होती है बनावट फाइबर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, स्टील की ग्रेनुलर, कास्ट आयरन की क्रिस्टलाइन और राट आयरन की फाइबर होती है। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।